मुकेश अंबानी, दुनिया का सबसे अमीर एशियन बनने की अनसुनी कहानी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसके पिता ने एक छोटे से कमरे में रहकर अपने सपने देखे और बेटे ने उन सपनों को भारत की सबसे बड़ी कंपनी में बदल दिया। ये कहानी है मुकेश धीरूभाई अंबानी की, जो आज भारत के सबसे अमीर व्यक्ति ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली उद्योगपतियों में से एक हैं। शुरुआत और पृष्ठभूमि, एक साधारण परिवार से असाधारण यात्रा। 19 अप्रैल 1957 यमन के अदन शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम रखा गया मुकेश। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये बच्चा एक दिन भारतीय उद्योग जगत का सम्राट बनेगा। मुकेश के पिता धीरूभाई अंबानी उस समय यमन में एक छोटी सी नौकरी करते थे। वे एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे और उनकी तनख्वाह बहुत ही मामूली थी। धीरूभाई का परिवार गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक छोटे से गांव चोरवाड़ से था। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन धीरूभाई के सपने बड़े थे। वे यमन में नौकरी करते हुए भी भारत लौटकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देखते थे। मुकेश अंबानी का बचपन इसी माहौल में बीता, जहां उन्होंने अपने पिता को हमेशा कुछ बड़ा करने के सपने देखते हुए देखा। जब मुकेश महज 2 साल के थे, तब धीरूभाई ने यमन छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने भारत लौटने का निर्णय लिया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनकी मातृभूमि में ही उनके सपनों को पंख मिलेंगे। परिवार मुंबई आ गया, लेकिन मुंबई में जीवन आसान नहीं था। धीरूभाई ने भिवंडी में मसालों का व्यापार शुरू किया और फिर धीरे धीरे पॉलिएस्टर और टेक्सटाइल के व्यवसाय में कदम रखा। मुकेश का बचपन मुंबई के भुलेश्वर इलाके में एक छोटे से 2 कमरे के फ्लैट में बीता। ये फ्लैट इतना छोटा था कि पूरा परिवार एक साथ मुश्किल से रह पाता था। मुकेश, उनके भाई अनिल और उनकी 2 बहनें दीप्ति और नीना सब एक साथ इसी छोटे से घर में बड़े हुए। लेकिन इस छोटे से घर में भी बड़े सपने पलते थे। धीरूभाई अपने बच्चों को हमेशा कहते थे, सोचो बड़ा, सपने देखो बड़े और मेहनत करो उससे भी बड़ी। बचपन और शिक्षा, संघर्ष और सीख की नींव। मुकेश की शुरुआती शिक्षा मुंबई के हिल ग्रेंज हाई स्कूल में हुई। वे एक साधारण छात्र थे, लेकिन उनमें कुछ खास था। वे हमेशा चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करते थे। उनके शिक्षकों को याद है कि मुकेश कक्षा में बहुत ज्यादा बोलने वाले नहीं थे, लेकिन जब भी कोई सवाल पूछते तो वो बहुत सोच समझकर पूछते थे। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर रही थी, लेकिन फिर भी संघर्ष जारी था। धीरूभाई दिन रात मेहनत करते थे। वे सुबह 4 बजे उठ जाते और रात देर तक काम करते। मुकेश ने अपने पिता की इस मेहनत को बहुत करीब से देखा। उन्होंने देखा कि कैसे उनके पिता हर चुनौती को एक अवसर में बदल देते थे। जब बैंक उन्हें लोन नहीं देते थे तो वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे जुटाते थे। जब बड़ी कंपनियां उनसे प्रतिस्पर्धा करती तो वे और भी बेहतर रणनीति बनाते। मुकेश की स्कूली शिक्षा के दौरान ही धीरूभाई का व्यवसाय बढ़ने लगा। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना हो चुकी थी और धीरे धीरे ये कंपनी टेक्सटाइल उद्योग में अपनी पहचान बना रही थी। लेकिन इस सफलता के पीछे अनगिनत रातें थीं जब परिवार ने खाना कम खाया था, अनगिनत दिन थे जब पैसों की तंगी थी। स्कूल के बाद मुकेश ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में मुकेश एक शांत और अनुशासित छात्र थे। उनके साथी छात्रों को याद है कि मुकेश पार्टियों और मौज मस्ती में कम रुचि रखते थे। वे ज्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताते या फिर अपने पिता के साथ व्यवसाय के बारे में चर्चा करते। धीरूभाई चाहते थे कि उनके बेटे विदेश जाकर पढ़ें और दुनिया भर का अनुभव हासिल करें। इसलिए मुकेश ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA के लिए दाखिला लिया। ये उस समय किसी भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी। स्टैनफोर्ड दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों में से एक था और वहां पढ़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। पहला संघर्ष और जीवन बदलने वाला निर्णय। स्टैनफोर्ड में मुकेश को दुनिया के कुछ सबसे प्रतिभाशाली छात्रों के साथ पढ़ने का मौका मिला। यहाँ उन्होंने बिजनेस स्ट्रेटेजी, फाइनेंस और मैनेजमेंट की गहरी समझ विकसित की। लेकिन उनका मन हमेशा भारत में अपने पिता के साथ काम करने में लगता था। वे रात में अपने पिता से लंबी बातचीत करते, जहाँ धीरूभाई उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में बताते। 1980 की बात है। मुकेश अपनी MBA की पढ़ाई के बीच में ही थे जब एक दिन धीरूभाई ने उन्हें फोन किया। उस फोन कॉल ने मुकेश के जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी। धीरूभाई ने कहा, मुकेश, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में कदम रखने की सोच रहा हूँ। यह एक बहुत बड़ा कदम है और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। यह मुकेश के जीवन का सबसे बड़ा फैसला था।
एक तरफ स्टैनफोर्ड की डिग्री थी जो उन्हें दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी में शानदार नौकरी दिला सकती थी। दूसरी तरफ उनके पिता का सपना था, एक अधूरा सफर था जिसमें उनका साथ चाहिए था। मुकेश ने लंबा सोचा नहीं। उन्होंने अपनी एमबीए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और भारत लौट आए। यह निर्णय बाहर से देखने पर बहुत आसान लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा संघर्ष था। मुकेश के कई साथी और प्रोफेसर उन्हें समझाते रहे कि यह गलत फैसला है। उनका कहना था कि स्टैनफोर्ड की डिग्री उनके करियर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मुकेश ने अपने दिल की सुनी। वे जानते थे कि उनके पिता का विजन कुछ अलग है और वे उस विजन का हिस्सा बनना चाहते थे। व्यवसाय में पहले कदम और शुरुआती चुनौतियां। जब मुकेश भारत लौटे तो उन्हें एक बिल्कुल नई दुनिया का सामना करना पड़ा। किताबों में पढ़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी और असली जमीनी व्यवसाय में बहुत फर्क होता है। धीरूभाई ने उन्हें सीधे पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे दी। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। पाटलगंगा में एक विशाल पेट्रोकेमिकल प्लांट बनाना था। मुकेश उस समय महज 23 साल के थे। उनके सामने अनुभवी इंजीनियर्स, ठेकेदार और सरकारी अफसर थे जो उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। कई लोग सोचते थे कि यह सिर्फ एक अमीर बाप का बिगड़ा बेटा है, लेकिन मुकेश ने अपने काम से सबको चुप करवा दिया। वे रोज सुबह 5 बजे प्लांट साइट पर पहुंच जाते और रात देर तक काम करते। पाटलगंगा प्रोजेक्ट में कई चुनौतियां आईं। पैसों की कमी थी, सरकारी लाइसेंस की समस्याएं थी और तकनीकी दिक्कतें भी थी। एक बार तो ऐसा लगा कि प्रोजेक्ट पूरा ही बंद हो जाएगा। बैंक लोन देने से मना कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह प्रोजेक्ट बहुत जोखिम भरा है। लेकिन धीरूभाई और मुकेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे निवेशकों से पैसे जुटाए, उन्होंने पब्लिक को विश्वास में लिया। मुकेश को याद है वो दिन जब प्लांट का पहला टेस्ट रन होना था। पूरी टीम तनाव में थी। अगर यह टेस्ट फेल हो गया तो करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते। मुकेश ने पूरी रात प्लांट में बिताई। सुबह जब प्लांट चालू हुआ तो पहले कुछ घंटों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर अचानक एक तकनीकी खराबी आ गई। पूरा प्लांट बंद हो गया। टीम निराश हो गई, लेकिन मुकेश ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने कहा, हम हार नहीं मानेंगे, हम फिर से कोशिश करेंगे। अगले 3 दिन और रात मुकेश और उनकी टीम ने लगातार काम किया। उन्होंने समस्या को ढूंढा और उसे ठीक किया, और फिर जब प्लांट दोबारा चालू हुआ तो वो सफलतापूर्वक चला। यह मुकेश की पहली बड़ी जीत थी। पाटलगंगा प्लांट ने रिलायंस को एक नए युग में ले जाया। मोटिवेशन और बदलाव, पिता की सीख और अपना विजन। धीरूभाई अंबानी सिर्फ एक पिता नहीं थे, वे मुकेश के पहले गुरु थे। धीरूभाई ने मुकेश को जो सबसे बड़ी सीख दी वो थी, डरो मत, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए कुछ भी करो। धीरूभाई हमेशा कहते थे, जो लोग असंभव में संभावना देखते हैं वही सफल होते हैं। मुकेश ने अपने पिता से बिजनेस की वो बारीकियां सीखी जो किसी किताब में नहीं मिलती। धीरूभाई उन्हें हर मीटिंग में साथ ले जाते, हर फैसले में शामिल करते। मुकेश ने देखा कि कैसे उनके पिता सरकारी अफसरों से बात करते, कैसे बैंकर्स को मनाते, कैसे छोटे निवेशकों को विश्वास में लेते। एक बार की बात है, मुकेश बहुत निराश थे। एक बड़ा सौदा हाथ से निकल गया था और उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने गलत निर्णय लिया। उस रात धीरूभाई उनके पास आए और बोले, मुकेश, असफलता सफलता का सबसे अच्छा शिक्षक है। आज तुमने जो गलती की वो कल तुम्हें और मजबूत बनाएगी। याद रखो, हर नहीं के पीछे एक बड़ा हाँ छुपा होता है। 1980 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही थी। लाइसेंस राज था, सरकारी नियंत्रण बहुत ज्यादा था। इस माहौल में व्यवसाय करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुकेश और धीरूभाई ने इस चुनौती को अवसर में बदला। जब दूसरी कंपनियां सिर्फ शिकायत कर रही थी, तब रिलायंस नए रास्ते खोज रही थी। मुकेश ने अपने पिता से एक और बड़ी सीख ली, लोगों में निवेश करो। धीरूभाई हमेशा कहते थे कि कोई भी बिजनेस मशीनों से नहीं, लोगों से चलता है। मुकेश ने इस बात को गहराई से समझा। उन्होंने अपनी टीम बनाई, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें जिम्मेदारी दी, और जब उनकी टीम सफल हुई तो रिलायंस सफल हुई। सफलता की शुरुआत, जामनगर रिफाइनरी और नया इतिहास। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत में आर्थिक सुधार शुरू हुए। लाइसेंस राज खत्म हो रहा था और नए अवसर खुल रहे थे। मुकेश ने इस समय को पहचाना और एक बहुत बड़ा सपना देखा, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने का। जामनगर रिफाइनरी प्रोजेक्ट की घोषणा हुई तो पूरी दुनिया चौंक गई। यह उस समय का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का प्रोजेक्ट था। इसमें हजारों करोड़ रुपए का निवेश होना था। कई विशेषज्ञों ने कहा कि यह प्रोजेक्ट असंभव है, कि रिलायंस इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकती। लेकिन मुकेश ने एक बार फिर साबित किया कि असंभव कुछ नहीं होता। जामनगर की बंजर जमीन पर एक विशाल शहर बसाया गया। हजारों मजदूर और इंजीनियर्स दिन रात काम करते रहे। मुकेश खुद महीनों तक जामनगर में रहे। वे हर छोटे बड़े फैसले में शामिल रहते। प्रोजेक्ट में कई बार संकट आए,
एक बार तो पैसों की इतनी कमी हो गई कि मजदूरों की तनख्वाह देना मुश्किल हो गया, लेकिन मुकेश ने हिम्मत नहीं हारी। 1999 में जब जामनगर रिफाइनरी चालू हुई तो ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल सफलता नहीं थी, ये भारतीय उद्योग की ताकत का प्रतीक था। पहली बार एक भारतीय कंपनी ने दुनिया को दिखाया कि वो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा कर सकती है। लेकिन जामनगर रिफाइनरी के चालू होने के कुछ ही समय बाद मुकेश के जीवन में एक बड़ा झटका लगा। 2002 में उनके पिता धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। यह मुकेश के लिए सबसे कठिन समय था। वे जिस इंसान से हर फैसले पर सलाह लेते थे, जो उनके गुरु थे, वो अब उनके साथ नहीं थे। पिता के जाने के बाद मुकेश पर पूरी जिम्मेदारी आ गई और साथ ही शुरू हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे कठिन दौर। मुकेश और उनके भाई अनिल के बीच कंपनी के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। यह विवाद मीडिया में छाया रहा। दो भाइयों के बीच का यह संघर्ष बहुत दर्दनाक था। सबसे बड़ा संघर्ष भाइयों का बंटवारा और नई शुरुआत 2005 में अंततः दोनों भाइयों के बीच कंपनी का बंटवारा हो गया। मुकेश को रिलायंस इंडस्ट्रीज और पेट्रोकेमिकल बिजनेस मिला, जबकि अनिल को टेलीकॉम, पावर और फाइनेंशियल सर्विसेज का हिस्सा मिला। ये बंटवारा सिर्फ संपत्ति का नहीं था, यह एक परिवार का बंटवारा था। मुकेश के लिए ये समय बहुत मुश्किल था। उन्होंने अपने पिता से वादा किया था कि वे रिलायंस को और बड़ा बनाएंगे, लेकिन अब कंपनी बंट गई थी। कई लोगों ने सोचा कि शायद अब रिलायंस का वो दौर खत्म हो गया, लेकिन मुकेश ने फिर से साबित किया कि चुनौतियां उन्हें तोड़ नहीं सकती, बल्कि और मजबूत बनाती हैं। बंटवारे के बाद मुकेश ने रिलायंस को फिर से नई दिशा दी। उन्होंने जामनगर में दूसरी रिफाइनरी बनाने का फैसला किया, जो पहली से भी बड़ी थी। इसके साथ ही उन्होंने रिटेल सेक्टर में कदम रखने का फैसला किया। रिलायंस रिटेल की शुरुआत हुई, जिसने भारत के रिटेल इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन मुकेश का सबसे बड़ा दांव था टेलीकॉम सेक्टर में। जब उन्होंने रिलायंस जियो की योजना बनाई तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी क्रांति लाएगा। 2010 में जियो पर काम शुरू हुआ। मुकेश ने इस प्रोजेक्ट में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। ये भारतीय इतिहास में किसी भी कंपनी द्वारा सबसे बड़ा निवेश था। रिलायंस जियो, भारत में डिजिटल क्रांति। 2016 में जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल देगा। मुकेश की रणनीति बिल्कुल अलग थी। उन्होंने सबसे पहले 6 महीने तक फ्री सेवा दी। लोगों ने सोचा कि यह कोई मार्केटिंग गिमिक है, लेकिन मुकेश की योजना कुछ और थी। जियो ने इंटरनेट को सस्ता और सबके लिए उपलब्ध बनाया। जहां पहले 1 GB डेटा 200 रुपए में मिलता था, वहीं जियो ने उसे 10 रुपए में उपलब्ध करा दिया। ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं थी, यह एक सामाजिक क्रांति थी। गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचा। किसान, मजदूर, छात्र, सभी ने पहली बार स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल किया। जियो ने सिर्फ 3 साल में 40 करोड़ से ज्यादा ग्राहक बनाए। ये दुनिया में किसी भी कंपनी की सबसे तेज ग्रोथ थी। दूसरी टेलीकॉम कंपनियां या तो बंद हो गई या फिर घाटे में चली गई। लेकिन जियो ने सिर्फ टेलीकॉम में ही नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम में बदलाव ला दिया। मुकेश ने जियो के जरिए एक नया विजन दिखाया। उन्होंने डिजिटल इंडिया के सपने को साकार किया। आज हर भारतीय के हाथ में स्मार्टफोन है, हर गांव में इंटरनेट है। ये सब जियो की क्रांति का नतीजा है। और इस क्रांति के पीछे था मुकेश अंबानी का वो साहस, जिसने 1.5 लाख करोड़ रुपए दांव पर लगा दिए, सिर्फ एक सपने के लिए। उच्च सफलता और वैश्विक पहचान। आज मुकेश अंबानी सिर्फ भारत के नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में वे लगातार दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में शामिल रहते हैं। उनकी संपत्ति करीब 90 अरब डॉलर से ज्यादा है, लेकिन उनकी सफलता सिर्फ पैसों में नहीं मापी जा सकती। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। कंपनी में 10 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। रिलायंस का बिजनेस सिर्फ पेट्रोकेमिकल तक सीमित नहीं है, बल्कि रिटेल, टेलीकॉम, डिजिटल सर्विसेज, मीडिया और अब न्यू एनर्जी में भी है। मुकेश ने हाल के वर्षों में ग्लोबल टेक कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है। फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश किया है। ये दिखाता है कि मुकेश ने भारतीय बिजनेस को ग्लोबल स्तर पर पहुंचाया है। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया संकट में थी, तब मुकेश ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने न्यू एनर्जी में निवेश की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रिलायंस अगले 15 सालों में कार्बन न्यूट्रल बनेगी। उन्होंने सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी और बैटरी तकनीक में भारी निवेश की योजना बनाई। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये भविष्य के लिए जिम्मेदारी थी। मुकेश की सफलता के पीछे उनकी पत्नी नीता अंबानी का भी बहुत बड़ा योगदान है।
नीता ने रिलायंस फाउंडेशन के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में बहुत काम किया है। उन्होंने हजारों स्कूल खोले, अस्पताल बनाए और गरीब बच्चों को शिक्षा दी। समाज के लिए योगदान सिर्फ पैसे से नहीं, जिम्मेदारी से भी। मुकेश अंबानी की कहानी सिर्फ अमीर बनने की कहानी नहीं है, ये जिम्मेदारी निभाने की भी कहानी है। रिलायंस फाउंडेशन ने भारत के कोने कोने में काम किया है, चाहे वो गुजरात का भूकंप हो, मुंबई की बाढ़ हो या कोरोना महामारी, हर संकट में रिलायंस ने मदद की है। मुकेश ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने कई IIT और IIM में चेयर और रिसर्च सेंटर स्थापित किए हैं। उन्होंने हजारों छात्रों को स्कॉलरशिप दी है। उनका मानना है कि भारत का भविष्य युवाओं में है और युवाओं को सही शिक्षा और अवसर मिलना चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी रिलायंस का योगदान उल्लेखनीय है। रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल मुंबई में बना है, जो गरीबों को मुफ्त इलाज देता है। कोरोना महामारी के दौरान मुकेश ने कई सौ करोड़ रुपए दान किए, हजारों बेड वाले अस्पताल बनवाए और लाखों लोगों को मुफ्त इलाज दिलवाया। मुकेश ने खेल के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है। मुंबई इंडियंस IPL टीम के मालिक होने के अलावा उन्होंने भारत में कई खेल अकादमियां खोली हैं। उनका मानना है कि खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि युवाओं के विकास का माध्यम है। चुनौतियां और आलोचनाएं, हर सिक्के के दो पहलू। मुकेश अंबानी की यात्रा आसान नहीं रही। उन्हें कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी संपत्ति सरकारी नीतियों के फायदे से बनाई है। कुछ लोग उन पर एकाधिकार, मोनोपोली बनाने का आरोप लगाते हैं, खासकर टेलीकॉम सेक्टर में। लेकिन मुकेश ने हमेशा इन आलोचनाओं का जवाब अपने काम से दिया। उन्होंने दिखाया कि प्रतिस्पर्धा और इनोवेशन से ही इंडस्ट्री बढ़ती है। जियो ने भले ही कई कंपनियों को बाजार से बाहर किया, लेकिन इसने करोड़ों लोगों को सस्ता इंटरनेट भी दिया। मुकेश ने कई बार कहा है कि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि समाज की समस्याओं को हल करने के लिए है। उनका मानना है कि जब बिजनेस बड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। एक और बड़ी चुनौती थी पारंपरिक एनर्जी से न्यू एनर्जी की तरफ बढ़ना। रिलायंस का मुख्य बिजनेस तेल और गैस था, लेकिन मुकेश ने समझ लिया कि भविष्य ग्रीन एनर्जी का है। उन्होंने साहस दिखाया और अपने बिजनेस मॉडल को बदलने का फैसला किया। ये बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन मुकेश जानते थे कि यही सही रास्ता है। परिवार और व्यक्तिगत जीवन, एक संतुलित इंसान। मुकेश अंबानी की कहानी सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, वे एक पति, पिता और परिवार के सदस्य भी हैं। उनकी शादी नीता दलाल से हुई, जो एक शिक्षिका और भरतनाट्यम डांसर थी। नीता और मुकेश की शादी धीरूभाई ने तय की थी और यह एक बेहद खुशहाल शादी साबित हुई। मुकेश के 3 बच्चे हैं, आकाश, ईशा और आनंद। उन्होंने अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए जो उन्हें अपने पिता से मिले। हालांकि उनके बच्चों को हर सुविधा मिली, लेकिन मुकेश ने उन्हें मेहनत और जिम्मेदारी का भी पाठ पढ़ाया। आज आकाश और ईशा रिलायंस की अलग अलग शाखाओं को संभाल रहे हैं। मुकेश का घर एंटीलिया, मुंबई का एक लैंडमार्क है। ये दुनिया का सबसे महंगा घर है, लेकिन मुकेश के लिए ये सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि अपनी सफलता का प्रतीक है। उन्होंने एक बार कहा था, मैं वहां से आया हूं जहां हमारे पास 2 कमरे का घर था। एंटीलिया मेरे लिए उस यात्रा का प्रतीक है। अपनी व्यस्तता के बावजूद मुकेश परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। वे शाकाहारी हैं और बहुत सादा जीवन जीते हैं। उनकी पसंदीदा चीज है अपने परिवार के साथ खाना खाना और बच्चों से बातें करना। नेतृत्व की शैली, एक विजनरी लीडर। मुकेश अंबानी की लीडरशिप स्टाइल बहुत यूनिक है। वे बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो उनकी हर बात में गहराई होती है। वे अपनी टीम को पूरी आजादी देते हैं, लेकिन साथ ही उनसे बेहतर परिणाम की उम्मीद भी रखते हैं। मुकेश की सबसे बड़ी खासियत है भविष्य को देखने की क्षमता। जब पूरी दुनिया सिर्फ आज की सोच रही थी, तब मुकेश 10 साल, 20 साल आगे की सोच रहे थे। उन्होंने जियो में निवेश किया जब किसी को विश्वास नहीं था। उन्होंने न्यू एनर्जी में निवेश किया जब सब तेल और गैस में थे। मुकेश की एक और खासियत है डेटा और तकनीक में विश्वास। वे हर फैसला डेटा और रिसर्च के आधार पर लेते हैं। उनकी टीम में दुनिया भर के बेहतरीन एक्सपर्ट हैं और वे सबकी राय सुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, मुकेश कभी हार नहीं मानते। कितनी भी बड़ी चुनौती आए, वे डटे रहते हैं। जामनगर रिफाइनरी हो, जियो हो या न्यू एनर्जी, हर बार लोगों ने कहा कि यह असंभव है और हर बार मुकेश ने साबित किया कि कुछ भी असंभव नहीं। भविष्य का सपना, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इंडिया। आज मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा सपना है भारत को ग्रीन एनर्जी में दुनिया का लीडर बनाना। उन्होंने घोषणा की है कि रिलायंस अगले कुछ सालों में ग्रीन एनर्जी पर 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करेगी। वे सोलर पैनल बनाने से लेकर हाइड्रोजन फ्यूल तक हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुकेश का विजन है कि भारत में हर घर को सस्ती और साफ बिजली मिले।
वे चाहते हैं कि भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी तरह रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी हो। ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि देश की जरूरत है। डिजिटल इंडिया के सपने को भी मुकेश आगे बढ़ा रहे हैं। जियो के जरिए उन्होंने इंटरनेट को हर घर तक पहुंचाया। अब वे जियो मार्ट के जरिए ई कॉमर्स को हर गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका सपना है कि हर छोटा दुकानदार, हर किसान डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर सके। मुकेश ने हाल ही में कहा, भारत की असली ताकत उसके युवाओं में है। अगर हम उन्हें सही तकनीक, सही शिक्षा और सही अवसर दें तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। संदेश और प्रेरणा, हर किसी के लिए सीख। मुकेश अंबानी की कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं। पहली और सबसे बड़ी सीख है, बड़े सपने देखो। मुकेश ने कभी छोटा नहीं सोचा। जब वे पाटलगंगा प्लांट बना रहे थे तो उन्होंने सबसे बड़ा प्लांट बनाया। जब जामनगर रिफाइनरी बना रहे थे तो दुनिया की सबसे बड़ी बनाई। जब जियो लॉन्च किया तो पूरे देश को बदल दिया। दूसरी सीख है, मेहनत से कोई शॉर्टकट नहीं। मुकेश अमीर घर से थे लेकिन उन्होंने कभी आराम नहीं किया। वे हर प्रोजेक्ट में खुद शामिल रहे, हर डिटेल को समझा। सफलता के लिए सिर्फ पैसा नहीं, मेहनत भी जरूरी है। तीसरी सीख है, असफलता से मत डरो। मुकेश की यात्रा में कई असफलताएं आईं। भाइयों का बंटवारा, व्यापारिक घाटे, सरकारी चुनौतियां, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर असफलता से उन्होंने कुछ नया सीखा और आगे बढ़े। चौथी सीख है, बदलाव के साथ चलो। मुकेश ने समय के साथ खुद को बदला। जब दुनिया डिजिटल हो रही थी तो उन्होंने जियो बनाया। जब ग्रीन एनर्जी का समय आया तो उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बदला। जो लोग बदलाव के साथ नहीं चलते वे पीछे रह जाते हैं। पांचवी सीख है, समाज के लिए सोचो। मुकेश सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते। उनके हर प्रोजेक्ट में समाज का भला सोचा गया है। जियो ने गरीबों को इंटरनेट दिया, रिटेल ने छोटे दुकानदारों को रोजगार दिया, न्यू एनर्जी पर्यावरण को बचाएगी। छठी सीख है, परिवार का साथ जरूरी है। मुकेश की सफलता में उनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। उनके पिता ने उन्हें सही दिशा दी, उनकी पत्नी ने हर कदम पर साथ दिया और अब उनके बच्चे उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। सातवीं सीख है, भविष्य की सोचो। मुकेश हमेशा आगे की सोचते हैं। वे सिर्फ आज की नहीं बल्कि 10 साल, 20 साल बाद की दुनिया की सोचते हैं। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। अंत में एक अधूरी यात्रा, मुकेश अंबानी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वे आज भी उतने ही उत्साह से काम कर रहे हैं जितना उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में किया था। 66 साल की उम्र में भी उनके सपने उतने ही बड़े हैं। वे भारत को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के सपने देख रहे हैं। चौथी सीख है, बदलाव के साथ चलो। मुकेश ने समय के साथ खुद को बदला। जब दुनिया डिजिटल हो रही थी तो उन्होंने जियो बनाया। जब ग्रीन एनर्जी का समय आया तो उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बदला। जो लोग बदलाव के साथ नहीं चलते वे पीछे रह जाते हैं। पांचवी सीख है, समाज के लिए सोचो। मुकेश सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते। उनके हर प्रोजेक्ट में समाज का भला सोचा गया है। जियो ने गरीबों को इंटरनेट दिया, रिटेल ने छोटे दुकानदारों को रोजगार दिया, न्यू एनर्जी पर्यावरण को बचाएगी। छठी सीख है, परिवार का साथ जरूरी है। मुकेश की सफलता में उनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। उनके पिता ने उन्हें सही दिशा दी, उनकी पत्नी ने हर कदम पर साथ दिया और अब उनके बच्चे उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। सातवीं सीख है, भविष्य की सोचो। मुकेश हमेशा आगे की सोचते हैं। वे सिर्फ आज की नहीं बल्कि 10 साल, 20 साल बाद की दुनिया की सोचते हैं। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। अंत में एक अधूरी यात्रा, मुकेश अंबानी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वे आज भी उतने ही उत्साह से काम कर रहे हैं जितना उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में किया था। 66 साल की उम्र में भी उनके सपने उतने ही बड़े हैं। वे भारत को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के सपने देख रहे हैं।